स्वागत है आपका आज की वीडियो द मिस्ट्री ऑफ ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड मानव सभ्यता की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है जो अपनी वियर्डनेस और अपने स्टैचूज की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। पैसिफिक ओशन में स्थित ईस्टर आइलैंड पर काफी पुरानी और साइज में काफी बड़ी बड़ी ये स्टैचूज आज पूरी दुनिया के लिए अनबिलीवेबल है। इन स्टैचूज को मोआई कहा जाता है, जिनमें से सबसे बड़ा स्टैचू 10 मीटर ऊंचा है जिसका वजन 82 टन है। और ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों स्टैचू हैं जो पूरे आइलैंड पर बिखरे हुए हैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि ये ईस्टर आइलैंड पैसिफिक ओशन के बीचों बीच अकेला है। दूर दूर तक कोई आइलैंड या फिर कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। इस आइलैंड के सबसे नजदीक वेस्ट के अंदर एक इनहेबिटेड आइलैंड है पिटकेन, जो ईस्टर आइलैंड से करीब 2075 किलोमीटर दूर है। ईस्टर आइलैंड के वेस्ट के अंदर एक चिली देश है जहाँ इंसान रहते हैं, जो ईस्टर आइलैंड से करीब 3512 किलोमीटर दूर है। इसलिए काफी सारे सवाल उठते हैं कि ईस्टर आइलैंड के जो मूल निवासी है वो आखिर आए कहाँ से, उन्होंने ये इतने बड़े बड़े स्टैचू कैसे बनाए, क्यों बनाए और बनाकर पूरे आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट कैसे किया। ईस्टर आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा आइलैंड है जो 64 स्क्वायर किलोमीटर की एक चट्टान है जो ज्वालामुखी के विस्फोट से बनी हुई है। आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी ज्वालामुखी का ही एक पहाड़ है जो 600 मीटर ऊंचा है। ईस्टर आइलैंड के साथ सबसे पहला संपर्क 5 अप्रैल 1722 को हुआ, जब एक यूरोपियन डच नाविक जैकब रोजगेवेन नई दुनिया की खोज में एक सप्ताह की समुद्र यात्रा पर निकले थे। उसी दौरान जेकब को बहुत दूर समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड दिखा। जब जेकब आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने पत्थर और मिट्टी से बनी हुई लंबी लंबी ऊंची ऊंची 30 फीट ऊंची इंसानों जैसी दिखने वाली स्टैचूज देखी। समुद्र के किनारे कई स्टैचूज नंबर वाइज खड़ी थी, जिनमें से कई के सर पर लाल पत्थर रखा हुआ था और कई के सर पर कुछ नहीं। शॉकिंग बात यह है कि ये सारी स्टैचूज ही समुद्र को पीठ दिखाकर खड़ी थी। ये स्टैचूज सिर्फ समुद्र के किनारे नहीं थी बल्कि पूरे आइलैंड पर ऐसी हजारों मूर्तियां थी। जब जेकब आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ मूल निवासी भी दिखाई दिया। अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम आइलैंड पर करीब 2000 से 3000 लोग रहा करते थे, जिन्हें रापा नुई कहा जाता था। जब यूरोपियन डच नाविक आइलैंड के मूल निवासियों से मिले तो उनके बीच किसी वजह से झड़प हो गई और गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियां लगने की वजह से आइलैंड के 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए और यूरोपियन डच नाविक डरकर आइलैंड छोड़कर भाग गए। इसके बाद 15 नवंबर 1770 को स्पेन से कुछ विजिटर्स वापस से इस आइलैंड पर आए। स्पेन के राजा कार्लोस ने इस आइलैंड पर कब्जा करते हुए इस आइलैंड को इस्ला दी सेंट कार्लोस नाम दिया। इनके वापस जाने के 4 साल बाद 1774 को ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक इस ईस्टर आइलैंड पर वापस आए, जिन्होंने बताया कि वो स्टैचू देखते हुए आइलैंड पर आगे बढ़े। पिछली बार के मुकाबले कई स्टैचूज उल्टे मुंह या फिर पीठ के बल जमीन पर गिरी हुई थी। उन्होंने बताया कि आइलैंड पर 1770 के टाइम पर गृह युद्ध हुआ था, जिस वजह से काफी लोग मारे गए थे और अब सिर्फ 600 से 700 आदमी और सिर्फ 30 से कम महिलाएं बची थी। अब इस आइलैंड पर गृह युद्ध क्यों हुआ था, इसके बारे में साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं है। इसके बाद 1786 के अंदर एक फ्रांसीसी नाविक वापस से ईस्टर आइलैंड पर आए और उन्होंने बताया कि आइलैंड की पॉपुलेशन वापस से बढ़ गई और 2000 तक पहुंच गई। फिर 1862 के अंदर पेरू के लोग इस आइलैंड पर आए और अपने साथ चेचक नामक बीमारी लेके आए जो इस आइलैंड के लोगों में फैल गई और 30% से ज्यादा लोग मारे गए। आइलैंड के 1500 लोगों को पेरू के हमलावरों ने गिरफ्तार करके मार डाला। फिर 1877 में क्रिश्चियन कैथोलिक मिशनरी इस आइलैंड पर आकर बस गए और इस आइलैंड की आबादी को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। 1888 में चिली देश ने ईस्टर आइलैंड पर हमला कर दिया और 1965 के अंदर चिली देश ने ईस्टर आइलैंड को ऑफिशियल अपना आइलैंड बना लिया। तो अब सवाल ही उठता है कि अंग्रेजों के ईस्टर आइलैंड पर आने से पहले ही वहाँ कुछ लोग रहा करते थे, तो फिर वो लोग समुद्र के बीचों बीच कहां से आए। माना जाता है कि ईस्टर आइलैंड पर जो लोग रहते हैं उन्हें रापा नुई कहा जाता है, जो एक संगठित पार्टी या फिर ग्रुप के रूप में इस आइलैंड पर आए थे। अब ये रापा नुई लोग इस आइलैंड पर कब आए थे इसके बारे में कंफर्म तो किसी को नहीं पता, बस बताया जाता है कि ये सन 400 में आए थे, कोई बताता है सन 700 में आए थे, कोई बताता है 800 में आए थे और कोई बताता है सन 1200 के अंदर आए थे। लेकिन आइलैंड के मैक्सिमम लोग बताते हैं कि वो सन 700 से 800 के बीच में इस आइलैंड पर आए थे। परंपराएं बताती है कि रापा नुई के पहले राजा का नाम होटो मटुआ था, जो
पोलिनेशियन उप समूह का शासक था, जो हजारों साल पहले अपने जहाज के साथ हजारों मील की दूरी तय करके इस आइलैंड पर पहुंचा था। मिशनरियों द्वारा जो परंपराएं रिकॉर्ड की गई है उसके अनुसार पता चलता है कि आइलैंड के लोग एक क्लास सिस्टम के रूप में रहते हैं, जिसमें एक सुप्रीम वर्ग के लोग रहा करते थे और बाकी 9 अलग अलग छोटे वर्ग रहा करते थे। इनकी संस्कृतियों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला ग्रुप ही इन स्टैचूज को बनाता था। रापा नुई के वंशजों की संस्कृति का सबसे बड़ा सबूत ये 900 स्टैचूज ही हैं, जो आइलैंड पर अलग अलग जगहों पर फैली हुई हैं। ये स्टैचू नॉर्मली 4 मीटर ऊंची है, जिनका वजन 12.5 टन है, जो टफ यानी ज्वालामुखी की राख से बनी हुई है। सारी मोई स्टैचू एक जैसी नहीं है, बल्कि कई स्टैचू बड़ी हैं तो कई स्टैचू छोटी हैं। सबसे बड़ी स्टैचू 10 मीटर की है, जिसका वजन 82 टन है। इसके अलावा यहाँ पर एक इनकम्प्लीट स्टैचू भी है, जो अगर पूरी हो जाती तो उसकी हाइट 21 मीटर होती और वजन 270 टन होता। बताया जाता है कि इन स्टैचूज को सन 1250 से 1500 के बीच में बनाया गया होगा और कई स्टैचू तो अभी भी खदान स्थल पर ही पड़ी हैं। और करीब 900 स्टैचूज कंप्लीट बन चुकी थी, जिनको आइलैंड पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। 900 में से 1/3 मूर्तियों को अहूक नामक पत्थर के चबूतरे पर रखा गया था, जो पूरे आइलैंड के चारों ओर अखंड रेखा बनाते हुए आधे मील की दूरी पर स्थित है। सबसे आकर्षक और सबसे ज्यादा मूर्तियां वो हैं जो ज्वालामुखी पहाड़ी की ढलानों के नीचे दबी हुई है। ऊपर से उनका सिर्फ सिर दिख रहा था, फिर मिट्टी खोदने के बाद पता चला कि उनका बाकी शरीर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। मूर्तियां हैं तो चलो ठीक है, लेकिन ये मूर्तियां बताना क्या चाहती है, इनको बनाया ही क्यों गया था, इसके पीछे साइंटिस्ट ने कई अलग अलग थ्योरी बताई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्तियां आइलैंड के रहने वाले लोगों के एंसेस्टर्स या फिर उनके देवताओं को रिप्रेजेंट करती है। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार कई साइंटिस्ट ये बात नहीं मानते कि ये मूर्तियां उनके किसी चीफ लीडर्स या फिर उनके एंसेस्टर्स के सम्मान में बनाई गई होंगी, क्योंकि आइलैंड पर ऐसी कोई रिटर्न या फिर ओरल हिस्ट्री मौजूद नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये मूर्तियां उनके एंसेस्टर्स की ही होंगी। दूसरी थ्योरी में ये बताया गया है कि यहाँ के जिंदा लोगों का मरे हुए लोगों के साथ कोई सहजीवी संबंध या फिर कोई कनेक्शन था, जिसमें मरे हुए लोगों को वो सब कुछ दिया जाता था जो जिंदा लोगों को चाहिए होता है, जैसे हेल्थ, फर्टिलिटी, लैंड, एनिमल्स आदि, और जीवित लोगों के माध्यम से मरे हुए लोगों को एक बेहतर जगह दी जाती थी। शायद आइलैंड के लोग मानते होंगे कि आत्मा की दुनिया की अधिकांश बस्तियां समुद्र के तट के किनारे बसती होंगी, इसलिए उन्होंने ज्यादातर मूर्तियां समुद्र के तट के किनारे ही बसाई हैं, जो अपने सामने की बस्तियों में अपने वंशजों पर नजर रखते थे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर पीठ करके रहते थे। तीसरी थ्योरी में साइंटिस्ट बताते हैं कि स्टैचूज के बगल के अंदर शकरकंद, केला और अन्य सब्जियों के गार्डन है, तो हो सकता है कि ये स्टैचूज उन गार्डन की निगरानी करने के लिए बनाई गई हो। लेकिन बाद में इन स्टैचूज का और गार्डन का कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ, तो ये बताया गया कि ये स्टैचूज किसी गार्डन की रक्षा के लिए नहीं बनाई गई थी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टैचू इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा बनाई गई होंगी। इन सब के बीच में एक साइंटिस्ट लिपो ने एक थ्योरी बताई जो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल लगती है। लिपो ने कहा कि मूर्तियां बनाना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जो न केवल सांस्कृतिक रूप से जरूरी है बल्कि उनके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी रहा होगा। जब ज्वालामुखी की चट्टानों में कुछ सिरों वाली मूर्तियों की खुदाई की गई तो पता चला कि उनका शरीर जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिनकी पीठ पीछे कुछ ऐसे निशान बनाए गए हैं कि जब इन स्टैचूज को जमीन के नीचे गाड़ा जाएगा तो इनकी मदद से मूर्तियों को कटाव से बचाया जा सके। 900 में से 55 स्टैचूज को छोड़ दे तो बाकी सभी स्टैचूज ज्वालामुखी की राख से बनाई गई हैं। अब अगर ये मान भी ले कि इन मूर्तियों को इन वजहों से बनाया गया होगा, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि इन भारी मूर्तियों को बना के पूरे आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट कैसे किया। सबसे पहले रिसर्चर्स ने बताया है कि ट्रांसपोर्टिंग में डेफिनेटली काफी सारी मैन पावर, रस्सियों की पावर और लकड़ियों की मदद से पूरे आइलैंड पर ले जाया गया होगा। हाल ही में एक स्टडी में बताया गया कि मूर्ति को दोनों तरफ से रस्सी से बांधकर आगे चलने के लिए बनाया गया, फिर आगे की ओर खींचा होगा, फिर एक एक तरफ से झुकाकर स्टैचू को आगे बढ़ाया गया होगा। ऐसे ही कई लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी बताई है, लेकिन ये अभी भी मिस्ट्री है कि इन मूर्तियों के आखिर कैसे ले जाया गया होगा। क्योंकि छोटी स्टैचूज का तो मान ले, लेकिन जो 10 फीट और 21 फीट वाली स्टैचू है उसको इस तरीके से ले जाना पॉसिबल नहीं है। बाकी थ्योरी तो बहुत है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि इन मूर्तियों को क्यों बनाया गया होगा। ऐसे ही आप अपनी थ्योरी बताओ, आपको क्या लगता है ये मूर्तियां क्यों बनाई गई होंगी। इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री वीडियोज भी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।